नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। कल बाज़ारों में एक भारी गिरावट देखी गई और बहुत लोगों के मुझे फ़ोन आए, उन्होंने मुझे पूछा, क्या टैरिफ वॉर के चलते ये मार्केट गिरी है? क्या एफआईआईज़ इसलिए पुल आउट कर रहे हैं कि अमेरिका में जो है वो इंटरेस्ट फेड रेट्स कम होने वाले हैं, इस वजह से वो पुल आउट कर रहे हैं? क्या प्रॉफिट बुकिंग जो एफआईआईज़ ने करनी थी, वो कर ली है? और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एलआईसी, जीआईसी जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, वो जिस तरीके से मार्केट को सपोर्ट करने में लगी हुई है, क्या हमारा एलआईसी में भी पैसा डूब जाएगा? ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो 90 के दशक से या 2000 के दशक से मार्केटों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी भारी गिरावट शायद ही इन्होंने 3 बार देखी हो, 1996 में, 2008 में और अब 2024 में। तो ये तय हो जाता है कि मार्केट की गिरावट कोई मामूली गिरावट नहीं है, इसके पीछे के प्रमुख कारणों पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उन कारणों की हम तहकीकात करेंगे, समीक्षा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या मार्केट में इन्वेस्ट रहना ठीक रहेगा या मार्केट से बाहर निकलना ठीक रहेगा? क्या मार्केट और गिरेंगी या मार्केट अब आगे आने वाले समय में संभल जाएँगी? तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रघुराम राजन का एक आर्टिकल जो है, वो पहले छपा था, उसपे हम लोग प्रकाश डालते हैं। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था ढहने के कागार पर पहुंच चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बादी के कागार पर पहुंच चुकी है। यदि अभी नहीं बचाया गया तो देश को भारी नुकसान उठाना होगा। अभी देश में सभी आर्थिक फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रहे हैं। इसमें वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री की भूमिका नहीं है। ये बात आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने न्यूज चैनल द वायर को दिए गए एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा 3 साल से देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। बेहतर होगा कि सभी को सलाह लेकर देश को पहले मजबूत किया जाए। ये तो अब उनका कहना है। हालाँकि वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के भी खिलाफ बोले थे और बिल्कुल सही बोले थे, क्योंकि 1,95,000 करोड़ का बजट बनाकर 11,900 करोड़ पे अंकुश लगा देना और वर्तमान के बजट में उसकी चिंता ना करना, उसकी बात ना करना, इस बात का संकेत है, क्योंकि रघुराम राजन ने पहले ही कह दिया था कि ये जो हम असेंबली कर रहे हैं, ये बहुत ही निम्न स्तर का वैल्यू एडिशन है, इससे हमको बहुत फ़ायदा नहीं होगा। हमको चिप मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जैसे टेलीकॉम क्षेत्र में हम लोग अग्रिम भूमिका में थे, जिस तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम जो है अग्रिम भूमिका में थे, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आने वाली नई टेक्नोलॉजी हो, उसमें भी हमें अग्रिम भूमिका में रहना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को स्किल करें या अपने लोगों को हम आगे बढ़ाएँ। जब तक वो स्किल करके उनको हम सशक्त नहीं करेंगे कि वो काम कर सकें, तब तक वो अपना काम आगे नहीं कर पाएँगे, नई नौकरियाँ नहीं जनरेट होंगी। हालाँकि आज 28 फरवरी को सेंसेक्स एक 1414 पॉइंट अंक यानी कि 1.90% गिरकर 73,198 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 420 अंक यानी कि 1.86% गिरकर 22,124 के स्तर पर बंद हुआ। अक्टूबर 2024 में निफ्टी हर महीने गिरावट में बंद हुआ है और ये 5 महीने में 12% गिर चुका है। 1996 के बाद पहली बार बाजार में लगातार 5 महीने तक गिरावट रही है। इससे पहले 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर महीने के बीच बाजार में लगातार 5 महीने गिरावट दर्ज की गई थी। ये 5 महीनों के दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स 26% गिरा था। ये 1996 में गिरा था। 30 सितंबर 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसआई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 474 लाख करोड़ रुपए था, जो 28 फरवरी को घटकर 384 लाख करोड़ रुपए रह गया। यानी 5 महीने में निवेशकों की वेल्थ 90 लाख करोड़ रुपए घट गई। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली चल रही है, इस पर कोई शक शुबा नहीं है। विदेशी निवेशकों ने पिछले 5 महीने में केवल 5 महीने यानी कि अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में भारतीय बाजारों से 3.11 लाख करोड़ यानी 3,11,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। सितंबर और दिसंबर तिमाही में कंपनियों के कमजोर नतीजों के कारण निवेशकों की ये बिकवाली की है। इसके अलावा चीनी अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदों ने निवेशकों को अट्रैक्ट किया है। चाइना में वैल्यूएशंस पी रेशियोज कम है, प्राइस अर्निंग रेशियोज कम है। ये प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कंपनी है और आप प्रोजेक्शन देते हैं कि आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो आने वाले समय में 20 गुना या 40 गुना रहेगा। 20 गुना तक तो मार्केट वैल्यूएशन जो है वो एवरेज या हाई मानी जाती है और 20 से ऊपर की पी रेशियो कह लीजिए या प्राइस अर्निंग रेशियो कह लीजिए वो ज्यादा मानी जाती है। और भारत की ज्यादातर कंपनियां 30 से 35 और अदानी की ग्रुप कंपनीज तो 44 से 60 80 तक पी रेशियो पे चल रही थी। इसका मतलब है कि मार्केट बहुत बुलिश थी।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत सारा पैसा निवेश कर रहे थे और जहां ही उनको प्रॉफिट मिला वो बिकवाली करके निकल गए। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट दोबारा नहीं उठेगी। मार्केट जब जब गिरती है तब तब उठती है। अब देखना यह है कि इसका जो बॉटम है मार्केट का वो कहां तक लेके निकलता है। स्टॉक मार्केट को लेके बहुत सारे क्रैश को लेके 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इस तरीके की बातें जो हैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं और सही भी है कि 30 साल का रिकॉर्ड टूटना कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी उद्घोषण में यह कहा था कि मार्केट में पैसा लगाइए और अमित शाह भी उनके साथ खड़े थे। ऐसा लगता है जहां-जहां प्रधानमंत्री मोदी निवेश की बात करते हैं, चाहे वो डिजिटाइजेशन का हो, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का हो, वहां-वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। विदेशी निवेशकों की बात करें तो विदेशी निवेशकों ने केवल 5 महीने में मैंने आपको बताया जैसे कि भारत रिजर्व के बाजारों से 3,11,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। सितंबर और दिसंबर तिमाही में कंपनियों को कमजोर नतीजों के कारण निवेशकों ने बिकवाली की है। इसके अलावा चीनी अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदों से निवेशकों को अट्रैक्ट किया है। मैं एक और आपको ग्राफ दिखाता हूं, दैनिक जागरण में छपा था। 5 महीनों में सबसे ज्यादा 24.58 गिरा बीएसई स्मॉल कैप। बीएसई स्मॉल कैप 30 सितंबर 2024 में 57,130 करोड़ था। 28 फरवरी 2025 में 43,082 करोड़ रुपए यानी कि 24.58% की गिरावट। मिड कैप में 21.8% की गिरावट। निफ्टी 50 में 14.28% की गिरावट और बीईसी सेंसेक्स में -13.16 यानी कि 84,299 से अब बीएसई सेंसेक्स जो है 73,198 पे है। महंगाई क्योंकि अभी भी बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। आने से अक्टूबर 2024 में रिटेल महंगाई को लेकर भी चिंता बनी हुई है 6.21%। और एक खबर तो कल ये आती है कि 100 करोड़ लोग भारत में जरूरत के सामान से ज्यादा खरीदने के उसमें नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि जरूरत के सामान से ज्यादा कुछ खरीद सकें। इनफैक्ट जरूरत के सामान को खरीदने में भी उनको दिक्कतें आ रही हैं। ये महंगाई का 14 महीने का उच्चतम स्तर है क्योंकि 4+2% पे आरबीआई का जो है वो कैप है और ये 6.11% रिटेल इन्फ्लेशन ये 6% से भी ज्यादा है। हालांकि खाने पीने की चीजें सस्ती होने के कारण जनवरी 2025 में रिटेल महंगाई घटकर 5 महीने के निचले स्तर 4.31% पर आ गई थी। सर्दियों में अक्सर ये होता है। ये कमी निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए काफी नहीं है। मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूं। इस ग्राफ में आप देखिए कि 5 महीने में सबसे ज्यादा 24.15% गिरा निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में टाटा मोटर्स हो या और ऑटो कंपनीज हो, सबसे ज्यादा गिरावट 24.15% निफ्टी ऑटो में देखी गई। निफ्टी एफएमसीजी में 22.56% क्योंकि टैरिफ को लेकर एफएमसीजी कंपनियों में भी एक सुबगाहट है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। निफ्टी मेटल 19.4% की गिरावट से, निफ्टी आईटी 11.03% की गिरावट से और बैंक निफ्टी में तकरीबन तकरीबन 9% की गिरावट जो है देखी गई। अर्थव्यवस्था की धीमी कीमत धीमी गति जो है उस पर एनएसओ का भी एक आंकड़ा आया है। हाल ही के महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर 6.4% आकी गई है, जो 4 साल का निचला स्तर है। 4 साल में इससे नीचे की जो है हमने विकास दर नहीं देखी है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही थी। वही वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ये 6.7% रही थी। दूसरी तिमाही में है सबसे लो जुलाई सितंबर 2024 में ये संख्या गिरकर 5.4% आ गई थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारा खराब प्रदर्शन रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का पार्ट है वो 15% से 13% पे आ गया है और ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 17% से 14% पे आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की अब ट्रेड पॉलिसीज की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज ने निवेशकों को चिंतित जरूर किया है। भारत सहित अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा, जैसा टैरिफ आप लगाएंगे वैसा ही टैरिफ हम लगाएंगे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से बाजार में अनिश्चितताएं आ चुकी हैं। ट्रंप ने बीते दिनों में कहा था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, चाहे वो कोई भी देश हो, भारत हो, चीन हो या यूरोप का कोई कंट्री हो, वे हम पर जितना सा चार्ज लगाते हैं हम उन पर उतना ही चार्ज लगाएंगे। हम व्यापार में बराबरी चाहते हैं। कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ 4 मार्च से लागू होने जा रहा है। अप्रैल की डेट भारत के लिए भी निश्चित कर दी गई है। हालांकि एसेट मैनेजमेंट फर्म फर्स्ट ग्लोबल की एमडी का यह कहना है कि भारत से लेकर यूरोप में की गई
एकेडमिक स्टडी से ये पता चलता है कि जब भी लोग बाजार में निवेश को लेकर घबराए या चिंतित रहते हैं, तब तब बाजार ने एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी आप जब भी सोचते हैं कि शेयर बेच देना चाहिए, एसआईपी बंद कर देना चाहिए और बाजार से निकल जाना चाहिए, वो समय ही बाजार में निवेश का सबसे अच्छा समय होता है। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी, जैसे 21 जनवरी 2008 को सेंसेक्स एक ही दिन में करीब 1400 अंक गिर गया था। 2008 के अंत में सेंसेक्स 20,465 अंक से गिरकर 9,716 अंक पर आ गया था। सितंबर 2010 में सेंसेक्स फिर से 20,000 अंक को पार कर गया था। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण एक ही हफ्ते में सेंसेक्स 42,273 अंक से गिरकर 28,288 अंक पर आ गया था। अप्रैल 2020 से इसमें रिकवरी देखने को मिली और सेंसेक्स साल के अंत तक 47,751 के स्तर पर पहुंच गया था। यानी जब जब मार्केट में गिरावट देखी गई है, इसमें तेजी से रिकवरी भी देखी गई है। और ऐसे में जो निवेशक पहले से इन्वेस्टेड रहते हैं, उन्हें अपने निवेश में बना रहना चाहिए। वहां जो लोग नया निवेश करते हैं, वह थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं, एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। सितंबर में ऑल टाइम हाई से 16% गिर चुका है निफ्टी। सितंबर 2024 में आपको मैं दिखाता हूं, निफ्टी ने 27 दिसंबर 2024 को 26,277 का ऑल टाइम हाई बनाया था। अक्टूबर में निफ्टी 1605 अंक की गिरावट के साथ 30 सितंबर को निफ्टी 25,810 पर था। ये 31 अक्टूबर को 24,205 अंक पर बंद हुआ। नवंबर 2025 में निफ्टी 74 अंक गिरकर महीने के आखिरी कारोबारी दिन 29 नवंबर को 24,131 पर बंद हुआ था। दिसंबर 2024 यानी कि दिसंबर महीने में निफ्टी में 487 अंक की गिरावट रही। 31 दिसंबर को ये 23,644 के स्तर पर बंद हुआ और जनवरी 2025 में नए साल के पहले महीने में निफ्टी 136 अंक गिरा। 31 जनवरी को ये 23,508 पर बंद हुआ और फरवरी में अब तक की गिरावट का दौर जारी है। जनवरी के मुकाबले अब तक 1,269 अंक गिर चुका है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय अमेरिकी बाजारों को अगर देखें, डाउ जोन्स को देखें, तो 30 सितंबर 2024 को 42,330 के स्तर पर था। 27 फरवरी 2025 को यह 43,240 के स्तर पर बंद हुआ, यानी कि 5 महीनों में 910 अंक यानी कि 2% चढ़ा है। हालांकि डाउ जोन्स ने 4 दिसंबर 2024 को 45,014 का ऑल टाइम हाई बनाया था, यानी हाई से बाजार 1774 अंक नीचे है रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वजह से। चीन का बाजार शंघाई कंपोजिट 30 सितंबर 2024 में 3336 के स्तर पर था। 27 फरवरी 2025 को यह 3388 के स्तर पर बंद हुआ, यानी 5 महीने में ये 52 अंक यानी कि 1.55% चढ़ा है। यही वही हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 30 सितंबर 2024 को 21,133 पर था। 27 फरवरी को ये 23,718 के स्तर पर बंद हुआ है, यानी ये 2585 पॉइंट चढ़ा है। तो एशियन टाइगर्स, जिनको कह लीजिए देशों को, सिंगापुर हो, चाइना हो, एशियन कंट्रीज में स्टॉक मार्केट जो है सही परफॉर्म कर रहा है। अमेरिका में कुछ गिरावट है, पर ओवरऑल बढ़ी हुई है। भारत में सबसे ज्यादा गिरावट इस महीने में देखी गई है। जुलाई 1990 में निफ्टी 50 इंडेक्स लॉन्च हुआ था। आंकड़ों से पता चला है, जैसे मैंने आपको दिखाया, निफ्टी 50 ने 1985 में सबसे खराब मंथली परफॉर्मेंस दर्ज की थी। तब निफ्टी सितंबर 1995 से अप्रैल 1996 तक लगातार 8 महीने गिरा था। उस दौरान 31% से भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। तो मोदी गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब बहुत ट्रांसपेरेंट होकर बात करता है। जैसे कि उसने 21 मिलियन जो इलेक्शंस के लिए पैसा देने की बात की, उसने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात की, उसने बहुत सारी और बातें की। ऐसा लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अब गुप्त तरीके से आप डील नहीं कर सकते, आपको ये ओपन गेम खेलना पड़ेगा। हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने बायलैटरल ट्रेड में, डबल बायलैटरल ट्रेड में 500 बिलियन 2030 तक के बिजनेस करने की बात की है। अभी हमारा कुल कारोबार करीब 150 बिलियन का है, जिसमें हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो करीब 35 से 40 बिलियन का है। और रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के बाद जो एडवांटेज है, हमें जो हमारा ट्रेड सरप्लस था, उसको उसके समाप्त होने का खतरा है। हालांकि चाइना से हम $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। $137 बिलियन के बिजनेस में $101 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, क्योंकि इनपुट टैक्स, इनपुट चीजों के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारी चीजें चाइना से जो है आयात की जाती हैं। अब डोमेस्टिक इकोनॉमी की अगर बात करें कि अगर ये कट्स लग जाते हैं, तो टैरिफ डिस्प्यूट जो है वो काफी बड़ी रहेगी। इंडिया की जो एग्जिस्टिंग माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो एडिशनल प्रेशर डालेंगे पैसे पे। आपको मैं बता दूं कि आरबीआई ने एक $11 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में
डॉलर को बेचा इसलिए ताकि उसकी वोलेटिलिटी या उसका स्टेबिलिटी रुपए की जाए। ऐसा लोगों का मानना है कि रुपए को स्टेबल करके 87 रुपए तक मेंटेन करना, 87 रुपए 95 पैसे पे पहले, और बाद में रुपए को जो है फरवरी 12 को जो है 86 रुपए 47 पैसे तक ले गए। इस $11 बिलियन की जो बिकवाली आरबीआई ने की, वो डॉलर के अगेंस्ट रुपए की फॉल को अरेस्ट करने के लिए। कुछ लोगों का यह अनुमान है कि अगर ये $11 बिलियन आरबीआई ने खर्च नहीं किए होते, तो शायद रुपए की वैल्यू 107 रुपए होती। हालांकि उस पे आप जो है डिस्प्यूट कर सकते हैं कि 107 होती कि नहीं होती, पर जो करंट सिचुएशन है, और ये क्यों किया गया, ताकि जितना भी आयात है, जो कंपनीज इंडियन कंपनीज आयात करती हैं, चाहे वो अदानी की कंपनीज हो या अंबानी की कंपनीज हो, सोलर एनर्जी, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा एपीआई और टेक्सटाइल्स में जिस तरीके का इंपोर्ट हमारा होता है, अगर डॉलर को अरेस्ट नहीं किया गया होता या रुपए को गिरना नहीं बंद होता, तो शायद हमारा आयात शुल्क जो है वो और बढ़ जाता। शायद इन इंपोर्ट कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने किया। हालांकि रुपए गिरने से एक्सपोर्टर्स को जरूर फायदा होता है, क्योंकि वैश्विक बाजारों में हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है बेचने के लिए। तो इस तरफ भी देखना चाहिए कि हमारे इंपोर्ट कॉस्ट तो कम हुई $11 बिलियन स्पेंड करने से, क्या एक्सपोर्ट का नुकसान उस इंपोर्ट के फायदे की भरपाई कर पाया? इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। इंडिया की ग्रोथ स्लगिश है, जॉब्स जनरेट नहीं हो रही हैं, और ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, जब तक बाजार में वैश्विक मार्केट नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी, जब तक ऋण की सुविधाएं इंक्रीज नहीं होंगी, जब तक क्रेडिट ग्रोथ ग्रोथ नहीं होगी, तब तक वैश्विक बाजारों में भारत का रुपया लगातार गिरता रहेगा। और ट्रेड पॉलिसीज हमें अपनी इंप्रूव करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, आगे आने वाले समय में फॉरेन एक्सचेंज को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की मैंने आपसे बात करी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स पॉलिसीज जो हैं, वो कॉम्पिटिटिवनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में या नौकरियां जनरेट कराने में सक्सेसफुल नहीं हुई। चाहे वो ऑटो एंसिलरी यूनिट्स हो, टेक्सटाइल्स हो, लेदर हो। हालांकि इस बजट में लेदर को लेकर 4 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस और 1.1 लाख करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट का टारगेट जो है वित्त मंत्री ने दिया है। देखना पड़ेगा कि ये इंटीग्रेशन बाकी देशों के साथ मिलकर भारत कैसे करता है। अब रियल इंटीग्रेशन अगर ग्लोबल वैल्यू चेन में चाहिए, तो टैरिफ कट्स जो हैं वो से ज्यादा जरूरी यह है कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एक हिस्सा बन जाएं। अब वो प्रोडक्ट बनाएं जो दूसरे देशों में रिक्वायरमेंट हो, जो इनपुट का काम करे, वो आगे वैल्यूडेशन करके उसको बेचें। पर हम कहीं ना कहीं ग्लोबल चेन रिक्वायरमेंट में अपने आप को पूरा नहीं पा रहे हैं, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में टैरिफ को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। सप्लाई चेन एफिशिएंसीज, रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसीज और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, चाहे वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज से हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज से हो, भारत को इस दिशा में ज्यादा काम करना पड़ेगा। हालांकि ये परमानेंट पॉलिसीज शिफ्ट हो सकते हैं अगर टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स कर दी जाएं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जो फोर्टनाइट मीटिंग की थी, लास्ट फोर्टनाइट 15 दिन पहले जो उनकी मीटिंग हुई थी, ये इंडियो यूएस रिलेशन का एक नया अध्याय लिख सकता है, अगर सब कुछ ठीक चले तो। पर अभी जाहिर तौर पर, क्योंकि ट्रंप नाराज है मोदी जी से, और $21 मिलियन का जो इल्जाम मोदी जी पर लगा है, मोदी जी उसको लेकर चुप हैं, उनको एक क्लियर करना चाहिए। और रशिया से जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारा क्रूड ऑयल आ रहा था, वो अब किस जगह पर है, क्योंकि रशिया ने हमें क्रूड जो है जिस तरीके से पहले दे रहा था उस तरीके से अब नहीं दे रहा है, और हमें अब इराक और सऊदी अरेबिया से महंगा तेल भी खरीदना पड़ सकता है। और डॉलर डोमिनेंस के चलते ब्रिक्स कंट्रीज का जो ब्रिक्स करेंसी है वो भी अधर में लटका हुआ है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है पुतिन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यूएन रेजोल्यूशन में भी उन्होंने रशिया के सपोर्ट में वोट किया, हालांकि चाइना और इंडिया उसमें एब्सेंट थे। तो बिल्डिंग ऑन डिस्कशंस, अगर ट्रंप की फर्स्ट टर्म की बात करें, तो लीडर्स ने उस समय पे ट्रेड डायनेमिक्स पे फोकस किया था, रेसिप्रोकल फोकस, टैरिफ्स इतना प्रॉब्लम नहीं थे। ऑयल और गैस इंपोर्ट पर भी बातचीत उस समय हुई थी, और इंडिया की प्रोक्योरमेंट यूएस मिलिट्री प्रोडक्ट्स की आगे आने वाले समय में खरीदने की बात थी। पर उसके बाद ट्रंप फिर दूसरे कार्यकाल में नहीं थे, जो बाइडेन थे। जो बाइडेन हमेशा भारत के हक में रहे हैं, और क्वाड 4 में भारत की उन्होंने हमेशा से जो है वो जो लीड है या उसकी अध्यक्षता है वो हमेशा स्वीकार की। पर चाइना को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं लाल आंख दिखाने में भारत चूक गया। अब भारत के लिए मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत सारे हैं।
इंटरनेशनल ट्रेड टेंशंस की वजह से, इसमें टैरिफ एस्केलेशन का जो थ्रेट है, ऑनगोइंग रूपी डेप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जो लोकल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, जिसमें डिमांड साइड ग्रोथ नहीं हो रही है जबकि सप्लाई साइड ग्रोथ हो रही है, और अनसर्टेनिटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, एफआईआईस पुल आउट करेंगे तो एफडीआई कहां से आएगी, इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। रीसेंट टैरिफ एडजस्टमेंट्स जो हुए हैं, जिसमें यूएस के ऑटो यूनिट्स, टेस्ला कार्स हो, विस्की हो, या उनका और सामान हो, उस पे हमने जो टैरिफ 28 प्रोडक्ट्स पे या 32 प्रोडक्ट्स पे ईज आउट किए हैं, उससे भारत के जो इंडस्ट्री है या भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जिसको हम प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देते हैं, उसको भी आघात लग सकता है, और इंडिया की प्रोडक्शन में या डोमेस्टिक प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत असर आ सकता है, और जो जीडीपी ग्रोथ को कम से कम 0.5 टू 0.8% का नुकसान दे सकता है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का भी कहना है। हालांकि इंडिया की ट्रेड नेगोशिएशंस में अभी तक विलिंगनेस है। यूरोपियन यूनियन की उर्सुला वॉन डर लेyen अभी इंडिया आई हुई है। देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ भी बातचीत इंडिया की चल रही है, वो भी रेसिप्रोकल टैरिफ की अब बात कर रहे हैं, वो भी जैसे को तैसे की बात कर रहे हैं। भारत अब यूरोपियन यूनियन, रशिया और अमेरिका से कैसे डील करेगा, आने वाले समय में बाजार का रुख वही तय करेगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम कोशिश करते हैं आपसे आपको तुरंत और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। आज का प्रोग्राम सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।